टीवी की दुनिया बेहद रोचक है, जहां हमें आमतौर पर पॉलिश्ड और कंट्रोल्ड कंटेंट देखने को मिलता है। वहीं लाइव प्रसारण के दौरान कुछ खौफनाक घटनाएं भी सामने आई हैं। ये वीडियो ऐसे ही कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं को उजागर करेगी। ये घटना शनिवार 14 जून 2008 की है। जापान के टेलीविजन मियाजाकी नामक टीवी स्टेशन पर लाइव प्रोग्राम चल रहा था। उस दिन के सेगमेंट में एक गेम शो खेला जाना था, जो तकाची होचो में कहीं दूर धान के खेतों में आयोजित किया गया। गेम का नियम आसान था। पार्टिसिपेंट्स को एक छोटे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाकर खड़े होना था। उनके चारों ओर उथला पानी और कीचड़ था। सिग्नल मिलते ही उन्हें बिना घूमे अपने प्रतिद्वंदी को पानी में धकेलने की कोशिश करनी होती, और जो अंत तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता वो विजेता घोषित होता, और हारने वाले को कीचड़ में गिरकर शर्मिंदगी उठानी पड़ती। पहला राउंड मजेदार था। एक प्रतियोगी कीचड़ में गिर गई और वहां मौजूद दर्शक हंसी और उत्साह से भर गए। ये सब उतना ही मजेदार और ऊर्जावान था जितना कि उस समय के जापानीज गेम शोज होते थे। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब शो के होस्ट तात्सुची यानागिता को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जोर दिया गया। थोड़ी झिझक के बाद तात्सुची मान गए, जिससे दर्शक काफी खुश हुए। राउंड शुरू हुआ और हंसी का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन तात्सुची का बैलेंस तुरंत बिगड़ गया और उन्होंने प्लेटफॉर्म से सिर के बल नीचे कीचड़ में छलांग लगा दी। लेकिन जो एक मजेदार पल लग रहा था वो अचानक भयानक हादसे में बदल गया। जिस पानी में तात्सुची गिरे थे वो केवल 6 इंच गहरा था और उसके नीचे मोटे कीचड़ की परत थी। उनका सिर सीधे कीचड़ से टकराया, जिससे तुरंत उनकी गर्दन टूट गई और वो उसी समय गर्दन के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए। क्रू को उनकी चोट का अंदाजा नहीं लगा। उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक के बीच उन्होंने तात्सुची को मुंह के बल कीचड़ में ही छोड़ दिया, और तो और उनके सिर पर और कीचड़ डालने लगे, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी आसानी से हार गए। उन्हें ये समझ नहीं आया कि तात्सुची उस समय अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे थे। पूरी तरह से लकवाग्रस्त होने के कारण वो अपना सिर ऊपर उठाकर सांस नहीं ले पा रहे थे। करीब 15 सेकंड तक वो पानी और कीचड़ में घुटते रहे। आखिरकार क्रू ने उनका सिर ऊपर उठाया, लेकिन राहत केवल कुछ पलों की ही थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने तात्सुची को फिर से कीचड़ में मुंह के बल गिरा दिया। ये देखना बेहद दर्दनाक है, और वहां मौजूद सभी लोगों की जोरदार हंसी और तालियां इसे और भी भयानक बना रही थी। आखिरकार तात्सुची को कीचड़ से बाहर निकाला गया और कैमरा मुख्य प्रसारण पर स्विच कर दिया गया, जिससे ये डरावना पल खत्म हुआ। किस्मत से तात्सुची इस हादसे में जिंदा बच गए, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वो कुछ और सेकंड कीचड़ में रहते तो उनकी जान जा सकती थी। अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली इस दुर्घटना के बावजूद तात्सुची ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लकवाग्रस्त शरीर के साथ जीना सीखा और कुछ साल बाद उसी शो में फिर से शामिल हुए। ये उनके दृढ़ संकल्प और साहस का एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि ये घटना एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म हुई, लेकिन ये टीवी के सबसे डरावने और भयानक लाइव हादसों में से एक मानी जाती है। द ट्वाइलाइट जोन एक ऐसा टेलीविजन शो था जिसने अपने लंबे समय तक चलने के दौरान टेलीविजन में सबसे मनोरंजक और यादगार पल दिए। लेकिन इस कहानी के लिए मैं थोड़ा अलग रुख अपनाने जा रहा हूँ। हम इस शो के बजाय इसकी एक कम चर्चित मूवी वर्जन पर फोकस करेंगे, जिसे ट्वाइलाइट जोन द मूवी के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म कई हिस्सों में विभाजित थी, जो एक तरह की एंथोलॉजी का काम करती थी, और इसमें 3 अलग अलग कहानियां थीं। लेकिन इस कहानी के लिए केवल एक हिस्सा
और वास्तव में केवल एक सीन पर चर्चा की आवश्यकता है। ये स्पेशल सीन वियतनाम युद्ध के दौरान एक लड़ाई को दर्शाने के लिए बनाया गया था। इस सीन में मुख्य पात्र जिसे अभिनेता विक मोरो ने निभाया, वो एक हमलावर हेलीकॉप्टर से बचने और उस जगह से भागने की कोशिश करता है। ये सीन उस सेक्शन के नाटकीय समापन के रूप में फिल्माया जाना था, जिसे इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया। इस सीन में जो एक ओरिजिनल एंडिंग का हिस्सा था, बिल एक सुनसान वियतनामी गांव में आता है, जहां उसे दो छोटे वियतनामी बच्चे मिलते हैं जिन्हें औरों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। तभी एक अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर आता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। बिल उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेता है और गांव से भागने की कोशिश करता है, जबकि हेलीकॉप्टर गांव को कई धमाकों से नष्ट कर देता है। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने भर से समझा जा सकता है कि सीन फिल्माना कितना मुश्किल और खतरनाक होने वाला था। इस सीन के सभी इफेक्ट्स को वास्तविक तरीके से किया जाना था, जिसका मतलब था कि असली हेलीकॉप्टर और असली आग और धमाके का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सीन को और भी जोखिम भरा बनाने के लिए फिल्म के निर्देशक जॉन लैंडिस ने जोर दिया कि इस सीन के लिए असली बच्चों का उपयोग किया जाए। ये एक विवादास्पद निर्णय था, क्योंकि इस सीन को रात में और लाइव विस्फोटों के पास फिल्माया जाना था, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट के कानून के अनुसार बच्चों का उपयोग करने के लिए इलीगल था। इसके बावजूद लैंडिस ने शूटिंग जारी रखी और 7 साल के माइका दिन ले और 6 साल की रेनिशिन यी को वियतनामी बच्चों की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद कैमरे उस नाटकीय सीन को कैद करने के लिए चालू हुए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। लाइटिंग, सेटिंग और पायरोटेक्निक्स ने एक डरावना और नाटकीय माहौल बना दिया, लेकिन प्रोडक्शन टीम को इस बात का एहसास नहीं था कि एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। सभी इफेक्ट्स रियल थे, जिसमें वो हेलीकॉप्टर भी शामिल था जो कलाकारों के ठीक ऊपर उड़ रहा था। ये अपने आप में ही बहुत खतरनाक था, लेकिन पायरोटेक्निक्स ने इसे और भी जोखिम भरा बना दिया। विस्फोटों ने आग में हवा के गोले बना दिए, जिससे हेलीकॉप्टर के पायलट के लिए नेविगेशन और भी मुश्किल हो गया। जमीन पर मौजूद प्रोडक्शन क्रू इस खतरे से अनजान था। सीन को और भी इंटेंस बनाने के दबाव में क्रू ने एक के बाद एक 2 बड़े विस्फोट कर दिए, और ऐसा करना बहुत महंगा साबित हुआ। दूसरा विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने हेलीकॉप्टर की टेल रोटर को अपनी जगह से हटा दिया, जिससे हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर घूमने लगा। मात्र चंद सेकंड्स में हेलीकॉप्टर चलते हुए कैमरों के साथ कलाकारों के ऊपर गिर गया। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग तो चमत्कारिक रूप से बच गए, लेकिन जमीन पर मौजूद कलाकार इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक पल में हेलीकॉप्टर के ब्लेड ने विक मोरो और माइका दिन ले की जिंदगी छीन ली। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा, रेनिशिन ये भी उसकी चपेट में आने से नहीं बच पाई। एक फ्रेम में 3 जीवित कलाकार थे और अगले में सब खत्म हो गया। बाद में ये स्पष्ट हो गया कि प्रोडक्शन टीम द्वारा उपयोग किए गए खतरनाक तरीकों और रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन कई लंबी कानूनी लड़ाइयों के बावजूद किसी को भी इन 3 कलाकारों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। और इसके बाद डायरेक्टर जॉन लैंडिस ने हॉलीवुड में एक बेहद सफल करियर का आनंद उठाया। ट्वाइलाइट ज़ोन द मूवी आखिरकार कुछ वर्षों के बाद रिलीज तो हुई, लेकिन एक अलग एंडिंग के साथ। जब टेलीविजन प्रसारणों की बात आती है तो सबको हमेशा याद रहते हैं वो 60 मिनट्स पर प्रसारित एक कहानी, जिसने सब पर गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ा। ये कहानी डोनाल्ड हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति की है। ये घटना 1995 में क्रिसमस के 4 दिन बाद हुई। बफेलो, न्यूयॉर्क के एक घर में आग लग गई थी। आग बुझाने के प्रयास में फायर फाइटर डोनाल्ड हर्बर्ट इमारत की छत पर खड़े थे, लेकिन छत अचानक से ढह गई। डोनाल्ड को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो सीधे अटारी में जा गिरे। घने धुएं से घिरे होने के कारण वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। बचाव कर्मी द्वारा उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने से पहले वो पूरे 6 मिनटों तक बिना ऑक्सीजन के वहां फंसे रहे। इस पूरी घटना को लोकल न्यूज चैनल द्वारा फिल्माया और प्रसारित किया गया। चमत्कारिक रूप से डोनाल्ड हर्बर्ट इस दुर्घटना में जीवित तो बच गए, लेकिन लंबे समय तक ऑक्सीजन न मिलने के कारण
उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची। अगले कई वर्षों तक वो वेंटिलेटर के सहारे जिंदा रहे, खाने, सांस लेने या दुनिया को समझने में असमर्थ। आखिरकार उनकी हालत के कारण उन्हें एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां एक फीडिंग ट्यूब के सहारे उन्हें जीवित रखा गया। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति जो कभी जिंदा दिल था अब नहीं रहा। वो लगभग 1 दशक तक बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उस नर्सिंग होम में पड़े रहे, लेकिन फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। 20 अप्रैल 2005 को दुर्घटना के लगभग 9.5 साल बाद डोनाल्ड हर्बर्ट अचानक नर्सिंग होम में जाग उठे। उन्होंने अपने होश में होने के स्पष्ट संकेत दिए। उन्होंने एक नर्स की ओर देखा और अपनी पत्नी लिंडा के बारे में पूछा। ये सुनकर स्टाफ ने तुरंत उनके परिवार को बुलाया, जो भागते हुए उनसे मिलने आए। जागने के बाद पता चला कि डोनाल्ड पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, लेकिन दिमागी रूप से वो पूरी तरह सचेत थे और उन्होंने लगभग अपने सभी परिवारजनों को पहचान लिया। उनके बाद के पलों को कैमरे में कैद किया गया, जिसे बाद में 60 मिनट्स नामक टीवी शो पर प्रसारित किया गया। How long have I been gone? Quite a while, pal. Quite a while. 10. ये फुटेज अब तक के सबसे भावनात्मक और दिल को छू लेने वाले दृश्यों में से एक है। 10 साल के लंबे समय का खो जाना एक ऐसे व्यक्ति से जो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। ये पीड़ा शब्दों में बयां करना असंभव है, लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा इसके बाद आता है। लगभग 16 घंटों तक डोनाल्ड ने अपने परिवार के साथ बात की, उन सभी छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिश की जो वो चूक गए थे। हालांकि कभी कभी वो चेतना से बाहर चले जाते, लेकिन फिर भी उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य को लेकर उम्मीद बनी हुई थी। आने वाले हफ्तों में डोनाल्ड हर समय अपने प्रियजनों से घिरे रहे, ताकि उनके जागे हुए हर पल का आनंद लिया जा सके और उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। वे जब भी सोते तो अक्सर बुरी तरह तड़पते, जैसे कि वो उस भयानक आग में फंसे होने का सपना देख रहे हों। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा परिवार का एक सदस्य उनके पास रहता था। लेकिन एक रात जो सदस्य उनकी देखभाल कर रहा था, वो थकान के कारण ज्यादा देर तक जाग नहीं पाया। पहली बार उस रात डोनाल्ड हर्बर्ट अब अकेले थे। उस रात उन्होंने फिर से बुरी तरह छटपटाना शुरू किया। जोरों से छटपटाते हुए वो अपने बिस्तर से गिर गए और उनका सिर जमीन से जा टकराया। इस चोट के कारण उनके मस्तिष्क में खून बहने लगा। उस क्षण के बाद डोनाल्ड हर्बर्ट फिर कभी होश में नहीं आए और लगभग 1 साल बाद उनकी चोटों के परिणाम स्वरूप वो निमोनिया से गुजर गए। Now, which of these ways would you choose to reveal your secret crush on someone? A, would you write that person a letter? ये 6 मार्च 1995 की सुबह थी। स्टूडियो में हलचल थी क्योंकि द जेनी जोन्स शो का एक नया एपिसोड शूट होने वाला था। ये शो मुख्य रूप से एक टैबलॉइड टॉक शो था, जिसमें रोजमर्रा के लोगों की असामान्य परिस्थितियों की कहानियों को दिखाया जाता था। इस शो का उद्देश्य मनोरंजन करना था, लेकिन ये शो अपने विवादास्पद और सनसनीखेज कंटेंट के लिए बदनाम भी था। शो के प्रोड्यूसर्स हर एपिसोड को चौंकाने वाला और सनसनीखेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और ये एपिसोड भी उससे अलग नहीं था। उस दिन का सेगमेंट और भी दिलचस्प होने वाला था। 6 लोगों के सीक्रेट एडमायरर्स की पहचान का खुलासा। दर्शकों में उत्सुकता थी, लेकिन जोनाथन स्मिथ्स 24 साल का एक युवा इस शो के केंद्र में था। कोई था जो जोनाथन को लंबे समय से मन ही मन पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी भावनाएं जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जोनाथन के मन में उम्मीद थी कि ये उनकी पूर्व प्रेमिका होंगी, जिससे वो फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया पलटने वाली है। जैसे ही होस्ट जेनी जोन्स ने शो की शुरुआत की, उन्होंने दर्शकों को बताया कि ये एपिसोड खास होने वाला है। शो के दौरान जोनाथन के एडमायरर का नाम सामने आया, स्कॉट एमेड्योर। ये खुलासा चौंकाने वाला था। जोनाथन का सीक्रेट एडमायरर उनकी पूर्व प्रेमिका नहीं, बल्कि एक पुरुष था। हालांकि जोनाथन और स्कॉट अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्कॉट ने कभी अपनी भावनाएं जोनाथन के सामने जाहिर नहीं की थी। B, would you tell the person in private in case he rejects you? Or C, would you tell that person that you're gay and you hope he is on national television? Let's have John come on. होस्ट जेनी जोन्स ने सबसे पहले स्कॉट से बातचीत शुरू की। उनसे पूछा कि ये क्रश आखिर शुरू कैसे हुआ। I want you now to meet Donna and Scott. Now, Donna has
been helping Scott pursue his secret crush on John. How bad's the crush? Tell me about the first time you met him. Where was he? Basically, well, he was under a car working on her brake line. Yeah. And that was your first time? What was your first impression? Well, I only saw the lower half of him, so you can imagine. फिर जेनी ने स्कॉट से और अधिक व्यक्तिगत सवाल पूछे ताकि सेगमेंट और भी ज्यादा मनोरंजक हो सके। स्कॉट ने हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। Okay, you think about you have fantasies about him? I've had a couple, yeah. Yeah, you had when he was under the car. You had a fantasy about him. Yeah, something to do with like brake oil, line snapping, and You have another one that involved you were in a hammock or something. Tell us about that fantasy. yeah, I thought about tying him up to my hammock. इसके बाद वो पल आया जब जोनाथन को स्टेज पर बुलाया गया, जो नहीं जानते थे कि उन्हें किसका सामना करना है। Let's have John come out here and see who has the crush on him. Here's John. ये शो का सबसे अहम मोमेंट था, बड़ा खुलासा। शायद शो की रेटिंग्स के उत्साह में बहकर जेनी जोन्स ने जल्द से ये रहस्य खोल दिया कि जोनाथन का एडमायरर कौन है। Did you think Donna had the crush on you? Did I? No, we're good friends. Well, guess what? It's Scott that has the crush on you. You lied to me. जोनाथन के चेहरे पर हैरानी थी, वो असहज था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। लेकिन होस्ट इतने से संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने शो के प्रोड्यूसर से स्कॉट की पुरानी रिकॉर्डिंग फिर से चलवाई, जिसमें उसने अपनी फैंटेसीज के बारे में खुलकर बात की थी। Before we talk, take a look at. We'll show a little playback of what Scott said about you, John. Take a look at that monitor right down here? there. Well, it entails like whipped cream and champagne, stuff like that. अब ये पल और भी असहज हो गया, लेकिन जोनाथन ने खुद पर काबू रखा। उसने विनम्रता से कहा कि वो स्कॉट की तारीफ से खुश है, लेकिन वो स्ट्रेट है और इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। और इस तरह स्कॉट की उम्मीदें टूट गईं। Well, you know, it's flattering, but It's flattering, but you're not interested. There's no way. There's no way, right? no, but I am definitely a heterosexual, I guess you could say. हालांकि ये एक असहज पल था, लेकिन दोनों ने इसे काफी अच्छे से संभाला। शो खत्म होने के बाद दोनों ने डिनर पर मिलने का फैसला किया। वहाँ जोनाथन ने स्पष्ट किया कि वो स्कॉट को लेकर कोई वैसी भावना नहीं रखता। हालांकि वो सब कुछ भुला देना चाहता था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। इस घटना ने जोनाथन को अंदर तक झकझोर दिया। द जेनी जोन्स शो का वो एपिसोड अभी प्रसारित नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें ये ख्याल सता रहा था कि इसे जल्द ही उनके जानने वाले लोग देखेंगे। ये भावना तब और भी तीव्र हो गई जब 3 दिन बाद स्कॉट ने जोनाथन के घर के दरवाजे पर एक नोट छोड़ा। उसमें लिखा था, अगर इसे खत्म करना है तो तुम्हें एक खास औजार की जरूरत पड़ेगी। ये नोट जोनाथन को और भी परेशान कर गया। उस नोट को पढ़ने के बाद जोनाथन ने ठान लिया कि वो और नहीं सह सकता। गुस्से और शर्मिंदगी के भाव उसके मन में उमड़ रहे थे। उसी वक्त जोनाथन ने एक शॉटगन खरीदी, फिर स्कॉट के घर गया, उसका दरवाजा तोड़ा और स्कॉट पर 2 गोलियां दाग दी। ये गोलियां सीधे निशाने पर लगी, जिससे स्कॉट की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जोनाथन घटनास्थल से भाग गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद पुलिस को फोन किया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। Okay, calm down, okay? Okay, why did you do that? Okay, I want you to calm down. Okay, the gun's in the car. Okay, I want you to try to calm down. Okay, can you tell me again why you shot the man? उसका कहना था कि उसने ये कदम उस शर्मिंदगी और तनाव के कारण उठाया जो स्कॉट की टीवी पर घोषणा और उसके बाद के व्यवहार से पैदा हुई थी। हालांकि इस हत्या का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इसीलिए जोनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया और 22 साल की सजा सुनाई गई।
उन्हें 2017 में रिहा कर दिया गया। इस त्रासदी के कारण द जेनी जोन्स शो का ये एपिसोड कभी प्रसारित नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेट के युग में इस घटना की रिकॉर्डिंग्स आज भी उपलब्ध हैं, जो हमें उस परिस्थिति की एक झलक देती हैं जहां एक साधारण और खुशहाल व्यक्ति एक हत्यारे में बदल गया। ये शो और वो खुलासा अब टेलीविजन इतिहास के सबसे काले पलों में से एक के रूप में दर्ज हो चुके हैं। ये दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था जब टीवी पर दिन भर के शोज चल रहे थे। इन्फॉर्मेशनल, सोप ओपेरा और स्क्रिप्टेड लीगल शोज यूएस में दर्शकों की स्क्रीन पर छाए हुए थे। उन्हीं में से एक पॉपुलर शो था क्रिस्टीना's कोर्ट। Today in Christina's Court. इस शो में क्रिस्टीना पेरेज लोगों को उनकी लीगल समस्याओं में सलाह और मार्गदर्शन देती थी। इस खास दिन कॉमेडियन शॉन हैरिस भी शो में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिससे वो बकाया किराए की रकम वसूलना चाहते थे। Every month it would be something different, you know. Like I'm what? I ain't got it this month because I got to do this or that. And I'm like, man. So you let her go 9 months without paying rent? जैसा कि ऐसे शोज में होता है, क्रिस्टीना's कोर्ट भी आंशिक रूप से स्क्रिप्टेड था और शॉन, जो एक प्रोफेशनल कॉमेडियन है, उनके कारण इस एपिसोड में कई मजेदार पल आए। इस वजह से ये शो के सबसे यादगार एपिसोड्स में से एक बन गया। हालांकि सबसे यादगार पल एपिसोड के अंत में आया, जब ऐसा लगा कि शो अपनी स्क्रिप्ट से हट गया है। Constantly like a child in my People own in house. love, they yell at each other all the Oh, time. that's true. Ask him. He's been married for how long? Over 20 something. Over 27 Look at him though. years. He look mad. You don't look happy, brother. You don't look happy. शॉन ने क्रिस्टीना के बेलीफ रेनार्ड स्पाइवी पर चुटकी ली। रेनार्ड, जो सालों से शो का हिस्सा थे, शायद ही कभी मजाक का पात्र बने होंगे। जब जज ने कहा कि रेनार्ड की शादी को 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो शॉन बोले शायद इसीलिए रेनार्ड ज्यादा खुश नहीं लग रहे। He's very happy. Okay, all right. Let's get back to the claim. ये हल्का फुल्का मजाक एक आकर्षक पल साबित हुआ, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रेनार्ड की खुशहाल शादी पर ये मजाक कितनी कड़वी हकीकत बन जाएगा। Still developing tonight, a Harris County Sheriff's deputy facing serious charges. 63-year-old Renard Spivey accused of killing his wife, 52-year-old Patricia Spivey, after an argument that turned deadly. KPRC Channel 2's Bill Barone. 28 जुलाई 2019 को इस एपिसोड के एक दशक बाद रेनार्ड स्पाइवी और उनकी पत्नी पेट्रिशिया के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। ये झगड़ा पेट्रिशिया के शक के कारण हुआ, जो या तो रेनार्ड के स्टेरॉइड यूज या बेवफाई से जुड़ा था। इस बहस के दौरान रेनार्ड ने गन निकालकर पेट्रिशिया को पहले बाह में और फिर जानलेवा तरीके से छाती में गोली मार दी। थोड़ी देर बाद पुलिस को पेट्रिशिया का निर्जीव शरीर उनके बेडरूम के क्लोजेट में मिला। रेनार्ड स्पाइवी, जो कभी एक पॉपुलर लीगल शो का अहम हिस्सा थे, अब अपनी जेल की कोठरी में अकेले बैठे हैं। उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है, वो भी उस महिला की हत्या के लिए जिससे वे कथित तौर पर खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में थे। इस घटना ने क्रिस्टीना's कोर्ट के सबसे यादगार पलों में से एक को टेलीविजन इतिहास के सबसे काले और विडंबनापूर्ण उदाहरणों में बदल दिया। Sometimes, Sean, when you find a good woman, you got to hang on for dear life, because then it's hard to find another one.